अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ इनकी बुक से एक्सरसाइज 10.8 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें, हर एक बात जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा ना उसका प्रॉपर कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जहाँ से भी आपको वीडियो को समझ ना आने लगे 2-3 दफ़ा उसे देखिएगा, फिर भी समझ ना लगे तो कमेंट सेक्शन लाजमी, उसमें आप अपने कमेंट लाजमी करिएगा, फिर मैं उसका आंसर लाजमी करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। क्यों दिया? ताकि हमारे आने वाले वक्त में यानी कि थोड़ी देर बाद हम इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। ठीक है। अगर इसका फ़ायदा नहीं होता तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको इक्वेशंस का नाम देने की। ठीक है। तो ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। अब देखें, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बार बार हम डी एक्स ओवर डी टी लिखें, यहाँ डी वाई ओवर डी टी लिखें। तो अपने क्वेश्चन को इजी, सादा, सिंपल बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? हम लेट करेंगे डी ओवर डी टी किसके बराबर है? डी ओवर डी टी बराबर है डी के। ठीक है। जहाँ जहाँ डी ओवर डी टी लिखा होगा वहाँ पे हम सिंपल डी लिख देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। ठीक है। तो वी गेट, इससे हम हासिल करेंगे क्या चीज़ हमारे पास आएगी? तो इससे हमारे पास आएगा, देखें, ये डी ओवर डी टी की जगह डी आ गया, तो ये बन गया डी एक्स और माइनस एक्स बन गया और माइनस वाई बन गया और इक्वल टू ज़ीरो बन गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे इक्वेशन को देखें तो ये यहाँ से बनेगी डी वाई और माइनस वाई और इक्वल टू बन जाएगा ज़ीरो। ठीक हो गया। अब आगे देखें, यहाँ से देखें तो यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों पहली टर्म में से, तो ये आ जाएगा डी माइनस वन जब मैं यहाँ से एक्स साइड पे निकाल लूँगा। ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास देखें तो डी माइनस वन आ जाएगा और साइड पे आ जाएगा वाई और ये भी आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब देखें, हैं क्वेश्चन यही था सिंपल इसमें, तो ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हुआ है? तो देखें कि यहाँ से ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई, यानी कि अगर यहाँ से मैं एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास बनेगी एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, या जिसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड ऑक्सिलरी या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। वो हमारे पास बनेगी डी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। डी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन। अब इस डी की वैल्यू वन से हम अपना जनरल सोल्यूशन लिखने लगे हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, इस वाले का। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू सी वन और ई की पावर ये टी आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक वाई में आंसर आ गया। इसको हम एक न्यू रंग से जो है वो हाईलाइट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह अब हम एक्स में चलते हैं, तो आइए अब हम एक्स में चलते हैं। ठीक है। अब इस वाले को आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें आप सिंप्लीफाई, ये देखें डी माइनस वन एक्स है और माइनस वाई है ना, तो अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। इस वाली चीज़ को देखें ना, क्वेश्चन जितना सिंपल हमसे जैसे बना हमने इसको सिंपल बनाना है। तो मैंने किया इसे किसी और तरीके से था, मैंने समझाना भी किसी और तरीके से था, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ ना ये, तो एक न्यू चीज़ निकल आई, यानी कि ये तरीका। अब देख रहा हूँ कि आंसर ठीक आ गया, तो ये तरीका ठीक ही होगा, बस कैलकुलेशन हमारी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से देखें कि अब ये डी एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई लिखा हुआ है ना। ठीक है। डी एक्स माइनस एक्स और अब माइनस वाई लिखा हुआ है और इक्वल टू किसके है? ज़ीरो के। वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई की जगह वैल्यू पुट की तो आ जाएगा सी वन ई रेज़्ड पावर टी और इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये दोबारा इनमें से x कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी माइनस वन एक्स और ये हमारे पास उस तरफ जाके प्लस सी वन ई की पावर टी बन जाएगा, सी वन ई की पावर टी। अब यहाँ से आपको पता है कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन भी होता है। ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन और होमोजीनियस वाला भी होता है। तो सबसे पहले देखें कि डी माइनस वन, इसकी भी यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो, इसकी भी यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है। और ये तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स वाले का कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, क्या आएगा? सी वन ई की पावर टी आ गया, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब अगर हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, इसका अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए देखें कि ये हमारे पास जो डी वाला फंक्शन है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स पी इज़ इक्वल टू सी वन ई की पावर टी। ठीक है। सी वन ई की पावर टी और डिवाइड में आ जाएगा, अब यहाँ पे सी टू आएगा क्योंकि सी वन तो पहले यूज़ हो रहा है ना।
ठीक है। और ये डी वाला इधर आगे डिवाइड हो गया और बटे में आ जाएगा हमारे d-1, ये चीज़ आ गई बटे में। ठीक है। अब ये देखें, ये e की पावर t है ना, तो e की पावर 1 है, तो जब हम 1 पुट कर देंगे, हमें पता है कि अगर e की पावर t है ना, तो हम 1 ही सब्सटीट्यूट कर देते, यानी कि t के साथ 1 लिखा हुआ है ना, तो d की जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये 1 माइनस 1 बटे में अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 हम पुट नहीं कर सकते, इस वजह से ये कोई भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिया करते हैं, तो ये e रेज़ टू पावर, यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा t, और नीचे वाले का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है। और साथ t लगा देते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, d का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 आंसर आ जाएगा 1 ही। ठीक है। तो वो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, और ये किसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया हमारे पास, किसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ठीक है। तो अगर हम जनरल सोल्यूशन निकालना चाहते हैं एक्स का, तो एक्स का जनरल सोल्यूशन इसको और इसको प्लस कर दें। ठीक है। तो हमारे पास एक्स का जो जनरल सोल्यूशन आएगा, तो एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास c1, पहले इसको लिख लेता हूँ, c1t और e रेज़ टू पावर t, और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा c2 e की पावर t, c2 e की पावर t आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास x और y के जनरल सॉल्यूशंस आ गए। अब देखें, अब यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमें जहाँ पे कुछ केस दिया गया है, इसका मतलब है x ऑफ t इज़ इक्वल टू 1, और इसका मतलब है y ऑफ t इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। यानी कि t की जगह पे 0 लिखा है, तो t की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू 0 आ रही है, और पूरे फंक्शन का आंसर 1 आ रहा है, तो x का आंसर 1 आएगा। x ऑफ t का आंसर क्या आएगा, x ऑफ t का आंसर 1 आ रहा है, और t की वैल्यू यहाँ पे 0 है। यहाँ पे भी t की वैल्यू अगर हम देखें, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 0 है। ठीक है। t की वैल्यू 0 है, x ऑफ t की 1 है, t की वैल्यू 0 है, y ऑफ t की पावर 0। तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले ये y ऑफ t फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास y ऑफ t फंक्शन है, ये आ जाएगा c1 e की पावर t। तो 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा y ऑफ 0, t की जगह पे 0 रखा, तो c1 e की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है। y ऑफ 0 का आंसर क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू, और c1 और ये साथ हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा c1 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है। तो ये हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें, तो c1 की वैल्यू दोबारा इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो y का हमारे पास आंसर आ जाएगा, c1 की जगह पे 0 रखा, 0 e की पावर t, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 0, और यही हमारा y का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। अब देखें, c1 का आंसर 0 आया, वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा, ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी, x इज़ इक्वल टू c1 वाली चीज़ तो सारी 0 हो गई। ठीक है। बाकी क्या बचेगा, c2 e की पावर t। ठीक है। अब c2 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ वापस आ जाए, x ऑफ 0 का आंसर 1 है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ये x ऑफ 0 ही है, ये x ऑफ t वाला फंक्शन है, यानी कि t का फंक्शन है ना, c2 e की पावर t। तो t की जगह पे हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ 0 और इज़ इक्वल टू c2 e की पावर 0। तो x ऑफ t 1 के इक्वल था, तो 1 इक्वल आ गया c2 और e की पावर 0 1 हो गया, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई, c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है। तो ये हम c2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू बनेगा, c1 की वैल्यू तो 0 है, और c2 की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया e रेज़ टू पावर t, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई e रेज़ टू पावर t। ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर आप देखें, तो उन्होंने कहा था फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द लीनियर सिस्टम, जो भी लीनियर सिस्टम है ना, उसका हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब है जो डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, उसको फाइंड करना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल x था, डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इन दोनों को यूज़ करते हुए एक्स वाई की, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी थी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है, y की वैल्यू ये आ गई है। आप चाहें तो इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि सोल्यूशन सेट एक्स वाई इज इक्वल टू सोल्यूशन सेट, आप लिख सकते हैं x कोमा वाई, इसका सोल्यूशन आप लिख लें कैसे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e रेज़ टू पावर t, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है। जिस तरह मर्जी आप चाहें तो इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दोबारा हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देंगे। ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गए। अब इसको देख लें, तो इसमें हमारे पास ये x ऑफ t की वैल्यू 0 लिखी हुई है, यानी कि x ऑफ t की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो t की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है। और यहाँ से y ऑफ t की वैल्यू जो है वो 4 लिखी गई है। ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ पे भी t की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है। तो ये t ऑफ y ऑफ t, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 के इक्वल है। अब देखें यहाँ से
क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसको सिंपल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं क्या कि डी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी ओवर डी टी के इक्वल होगा, डी ओवर डी टी के इक्वल। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। हैंस हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये बनेगी डी एक्स माइनस एक्स, जहाँ जहाँ डी ओवर डी टी लिखा होगा वहाँ डी लिख देंगे, डी एक्स माइनस एक्स बन जाएगा और माइनस 2y बन जाएगा और इज़ इक्वल टू टी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाली इक्वेशन नंबर जो 2 है ये हमारे पास बनेगी डी वाई, ठीक है, और माइनस 3x और माइनस 2y और इज़ इक्वल टू -5 और -2, -5t और -2 बन जाएगी। अब यहाँ से देखें तो x वाली अलहदा कर लेते हैं, y वाली अलहदा, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा d-1 और साथ हमारे आ जाएगा इसके x और फिर आ जाएगा हमारे पास -2y और इज़ इक्वल टू आ जाएगा t-1। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसमें से पहले एक्स वाई लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -3x। ठीक है, और फिर इसमें से और इसमें से देखें तो y कॉमन आ रहा है तो ये y को हम साइड पे लगा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d-2 और ये y आ गया साइड पे और इज़ इक्वल टू -5t और -2। अब देखें अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों में से y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम ना y को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास -2y है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास -2y है और यहाँ पे अगर देखें तो d-2 है। तो यहाँ पे हमें d-2 चाहिए, यहाँ पे हमें -2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑपरेट करवा देंगे, ऑपरेट क्योंकि d हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ना, तो यहाँ पे हम ऑपरेट करवाएंगे d-2। जब d-2 ऑपरेट करवाएंगे तो वहाँ से वही गेट जो चीज़ आएगी हम उसको फिर नीचे लिखेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे d-2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास d-2 है, यहाँ पे -2 भी चाहिए हमें, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास -2 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे इसके लिए लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय -2, मल्टीप्लाइंग बाय -2, मल्टीप्लाइंग बाय -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइड पे करेंगे तभी तो इक्वेशन बैलेंस होंगे ना, तो दोनों साइड पे जब देखें यहाँ से d-2 से ऑपरेट करवाऊंगा तो ये आ जाएगा d-2 और फिर यहाँ से आ जाएगा d-1 और साथ आ जाएगा x। ठीक है, और जब यहाँ पे ऑपरेट करवाऊंगा तो ये आ जाएगा -2 d-2 और फिर हमारे पास आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा d-2 और आगे इसके हमारे पास है मल्टीप्लाई में t-1 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा t-1। ठीक है, और इस तरफ इसको देखें अगर तो ये -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा d-2y, d-2 और ये y और इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 10t और ये बन जाएगा +4। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब इसको हम इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, इसको 4 का। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब अपनी मर्ज़ी आप 3 से 4 माइनस करें या 4 में से 3 माइनस करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको ना थोड़ा सा और मज़ीद एवेलुएट कर लेते हैं, यानी कि देखें कि इस वाली चीज़ को ना मज़ीद थोड़ा सा एवेलुएट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस वाली चीज़ को अभी इक्वेशन का नाम देने की बजाय इसको थोड़ा सा ना मज़ीद एवेलुएट कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी, देखें कि ये चीज़ वैसे ही रही d-2। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया d-1। ठीक है, और साथ आ गया हमारे पास x और ये -2 टाइम्स d-2 और साथ आ जाएगा हमारे y और इज़ इक्वल टू ये देखें ये d इसके साथ ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो ये मैं इसको ना पहले यहाँ पे सिंपल अल्फाज में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा d t-1। ठीक है, और ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय t-1। ठीक है, तो इस d का मतलब है डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर देख के आए थे, ये देखें ना लिखा हुआ डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट। जब इसका t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 2t और माइनस +2। ठीक है, तो 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा -2 + 3 आ जाएगा, -2 + 3। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा क्या, -2 + 3। ठीक हो गया। अब इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे और फिर आप जिसमें से चाहें 3 में से 4 को माइनस करें या 4 में से 3 को माइनस करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम
3 में से 4 माइनस कर देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इसमें से हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले आ जाएगा d-2, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास d-1, और फिर या इसके साथ x, और -2 टाइम्स d-2, और ये साथ y, और इज इक्वल टू -2t + 3, -2t + 3, और इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखूंगा तो आ जाएगा 6x और -2d-2, और ये आ जाएगा y, d-2y, और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10t + 4। ठीक है, तो ये देखें कि जब इसको माइनस करूँगा तो ये हमारे पास अलामतें चेंज हो जाएंगी। अगर ये हमारे पास प्लस है तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, अगर ये सारी चीज़ ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो ये चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, तो d-2, हमारे पास बाकी क्या बचेगा, d-2 मल्टीप्लाई बाय d-1, और इसके साथ x है ऊपर वाले के साथ, और यहाँ से आ जाएगा -6x, और इक्वल टू हमारे पास आएगा -2t + 3, और ये आ जाएगा -10t और -4 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करके हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। देखें ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो d² -3d और +2 आ जाएगा। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा, और ये -6 भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, और x इनमें से साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास बचेगा -10 और -2 -12t, और -4 और +3 ये आ जाएगा -1। अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बनेगा d² -3d और -4, और ये आ जाएगा यहाँ पे x, और इज इक्वल टू -12t और -1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दूंगा। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 आ गई तो देखें यहाँ से ना इक्वेशन नंबर 5 की मैं इसका ना ये नॉन होमोजीनियस है, तो यानी कि ये 10.2 वाली एक्सरसाइज बन रही है, तो यहाँ से हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी निकाल लेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास निकल के आएगी d² -3d और -4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पेयरिंग बनाएं तो ये हमारे पास बनेगी d² -4d और +d आ जाएगा। ठीक है, और -4 = 0। यहाँ से अगर हम देखें तो d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन आया, बाकी बचा d-4, और यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है तो बाकी बचा d-4 और इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो यहाँ से देखें d-4 आ गया एक, और एक d+1 आ गया, d+1 = 0। ठीक है, और ये हमारे पास d की यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आई, एक d की वैल्यू आ गई 4 और एक d की वैल्यू आ गई -1। तो इसके लिए जो x का कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो हमारे पास आएगा c1 e⁻⁴t और प्लस c2 e⁻⁻t। ठीक है, -1t। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अब हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये d वाले फंक्शन को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए -12t और -1, और डिवाइड में ये वाला हमारे पास आ जाएगा d² -3d और -4। ठीक है, तो जब हमारे पास ऊपर हमारे पास इस वाला यानी कि ये वाला फंक्शन आ जाए तो हम इसको क्या करते होते हैं, हम नीचे बाइनोमियल सीरीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये 10.2 में आप लोग सीख के आए थे। तो नीचे अगर देखें तो आप क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, -4, तो जब -4 कॉमन लेंगे ना तो ये हमारे पास ये बच जाएगा d² और -3d और इसके बटे में -4। ठीक है, और -4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से +1 बच जाएगा। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है, -12t और -1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि ये हमारे पास इक्वल में आएगा 1/-4 तो साइड पे हो गया ना, और ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर जाके ये बन जाएगा 1 + d² -2d -3 है, तो -3d और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा -4 और इस सारे की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास साथ आ जाएगा इसके -12t और +1, -12t और -1। ठीक हो गया, अब देखें बाइनोमियल सीरीज़ में यहाँ पे लिख देता हूँ। बाइनोमियल सीरीज़ में होता है 1 + x⁻n। ठीक है, तो ये इक्वल होता है 1 + nx + nn-1 n × n - 1 x² / 2 फैक्टोरियल
और प्लस इसी तरह से ऑन चीज़ चलती जाती है। वगैरह ना आपने और भी लिखनी हो तो फिर n(n-1 n-2 x³ और 3 फैक्टोरियल ये वाला होता है। बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल थ्योरम में दो डिफरेंस होते हैं, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम एक एक जगह पे जाकर ख़त्म हो जाता है। अगर पावर 5 है तो 6 टर्म्स आएंगी, लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ की बात करें तो वो चलती जाती है। तो आप गौर करें, ये बाइनोमियल सीरीज़ है, ठीक है। और इसमें जो x का मॉड होता है वो <1 होता है। चलिए देखिए आगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/-4, ठीक है। यहाँ से देखें तो इस पर अप्लाई करूँगा, 1 की जगह पे ये है, x की जगह पे ये है, n की पावर -1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 + nx, n की ये है वैल्यू और x की वैल्यू क्या है d² - 3d/-4, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा n की वैल्यू, तो ये n-1 करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 - 1 /2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और साथ हमारे पास x² आ जाएगा, यानी कि d² - 3d/-4 इस होल का स्क्वायर, ठीक है ना, होल का स्क्वायर। अब प्लस ऑन ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली चीज़ ऑपरेट होगी किस पे, ये हमारे पास आ जाएगा किस पे, -12t और -1। अब देखें यहाँ से ना थोड़ा सा गौर करें आप लोग कि ये -1/4 तो यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। जब 1, ये पहले 1 को, यानी कि ये सारी चीज़ें इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली चीज़ सारे से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली चीज़ सारे से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है। जब 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो ये हमारे पास -12t और -1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा, तो 1 + 1/4 लिख रहे हैं। अब d² का मतलब है 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है हमने इस चीज़ का, तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले, तो पहली दफ़ा तो इसका डेरिवेटिव ले लूँ, यानी कि -12t - 1, इसका जब मैं पहली दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो -12 आएगा, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव इसका लूँगा तो 0 आ जाएगा। तो ये d² का मतलब है 2 दफ़ा डेरिवेटिव, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो 0 - 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और आगे -3d है, तो माइनस इसका पहली दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो पहली दफ़ा डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है, -12 आया था, तो पहली दफ़ा डेरिवेटिव -12 आ गया, ठीक है। और ये इस तरह आ गया, और प्लस अब इस वाली चीज़ को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये टर्म तो हो गई, जब इस वाली को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखें इसमें पहली टर्म d² है, दूसरी भी d है और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो पावर 4 और पावर 2 हो जाएगी, तो यानी कि आगे वाले के जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना तो वो 0 0 होते जाएंगे, तो ये सोन चीज़ 0 0 होती गई, ठीक हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बचेगा -1/4 और ये बच जाएगा हमारे पास -12t, और इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, बल्कि सभी का एलसीएम ले लें अगर आप लोगों ने लेना है, बल्कि पूरा लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा -1 और ये +1/4 और 12 3 बार 24 और +24 आ जाएगा इसके ऊपर, यानी कि +24/4 आ जाएगा, +24/4। तो 4 1 बार 4 4 5 बार 20 4 6 बार 24 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो 1 मिनट, तो इसको हम ज़रा एक्सपेंड कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, 6 हो गया, तो ये हमारे पास -1/4, ठीक है। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लें हम, -12t हो जाएगा, और फिर 6 में से 1 निकाला 5, तो +5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 बार 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3t और +5/4 आ जाएगा, ठीक है। -5/4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 बार 12 कट गया, तो ये हमारे पास -5/3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, ये कम्प्लीमेंट्री, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल आया, क्या आ गया 3t -5/3, ठीक है, 5/4, ठीक है, वो वहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन आ गया, पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया, ठीक है। अब ये देखें, तो अगर हम x का लिखना चाहते हैं तो x किसके इक्वल है, x हमारे पास xc + xp होगा, ठीक है। x हमारे पास xc + xp होगा, तो xc की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, c1e⁻t, और ये वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं, यानी देखें ये वैल्यू हम, बल्कि रहने दे, नीचे दोबारा लिखते हैं, c1e⁻40 c1e⁻40 और प्लस c2e⁻t है, ठीक है। और इसका ये हमारे पास यहाँ से आ गया +3t और -5/4, तो ये हमारे पास हमारा x का सल्यूशन आ गया, ठीक हो गया। अब देखें, अब इस आगे लेके चलने से पहले यहाँ पे देखें
कि ये जब मैंने इसको -12 को -3 से मल्टीप्लाई किया था तो 12 3 बार 48 होता है, बार 2 बार जब बढ़ती, बार 3 बार 36 होता है, बार 1 बार 2 बार जब बढ़ती हैं 3 बार 36, तो यहाँ पे 36 आना था। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे 36 आ गया। और 4 1 बार 4 4 9 बार 36, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाना था। तो 9 में से 1 निकाला तो 8 आना था, यहाँ पे कितना 8 आ जाना था। तो 8 आ जाना था यहाँ भी फिर 8 आना था, और फिर यहाँ भी 8 आना था। तो 4 1 बार 4 4 2 बार 8, तो यहाँ पे हमारे पास -2 आना था। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास -2 आएगा। ये हमारे पास ज़रा मिस्टेक थी जो कि हमने वक्त पे ही फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे -2। अब ये x वाले का सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये x वाले का सोल्यूशन आ गया। अब देखें नेक्स्ट है, अब यहाँ से ही ना हम dx फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dx। dx किसके इक्वल आएगा, तो c1 कांस्टेंट है तो वैसे ही रहा, e की पावर 40 का डेरिवेटिव e की पावर 40 और साथ 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c2 का डेरिवेटिव देखें तो c2 e की पावर -t का, c2 कांस्टेंट है तो वैसे ही रहा, और e की पावर -t का डेरिवेटिव e की पावर -t और -1 साथ आ जाएगा। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव भी होता है, और प्लस 3t का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। अब x वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, dx की वैल्यू भी मौजूद है। अब हम इसको पुट करेंगे, देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे कह लें या फिर वहाँ पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन, यहाँ से हम इस इक्वेशन को उठाते हैं और नीचे लेके जाते हैं। तो ये देखें हमने यहाँ से इक्वेशन को क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पे हम इसको आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गए, इक्वेशन। अब इसमें हम पुट करने लगे हैं, तो देखें dx की वैल्यू क्या है, 4। dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 c1 e की पावर 40 और प्लस c2 e की पावर -t और -1 है साथ, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ गया, और फिर आगे देखें तो +3 है, ये इसकी हो गई, और माइनस अब x वाले की वैल्यू, ये तो हमारे पास dx की हो गई। अब x वाले की वैल्यू लिखे, तो ये x वाले की वैल्यू है, तो आ जाएगी c1 e की पावर 40 और प्लस c2 e की पावर -t और प्लस 3t और प्लस -2 हो जाएगा, और -2y और इक्वल टू हमारे पास t-1 है। ठीक है, इक्वल टू t-। अब इसको देखें, ये बन जाएगा हमारे पास 4 c1 e की पावर 40 और -c2 e रेज़्ड पावर -t और प्लस 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बनेगा -c1 e की पावर 40 और -c2 e की पावर -t, और ये बन जाएगा -3t, और ये बन जाएगा +2, और ये 2y जो है उधर चले जाएगा, और t इधर आके -t बन जाएगा इस साइड से, और ये +1 इधर आके बन जाएगा, और उधर जाके ये 2y बन जाएगा, ये 2y उधर चला गया। ठीक है, ये वाली चीज़ें इधर आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, ये 4 है, अब यहाँ से देखें ये 4 है और ये हमारे पास -1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3c1 e की पावर 40 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखें ये -c2 e की पावर -t है, ये -c2 e की पावर -t है, तो ये -2 टाइम्स c2 e की पावर -t बन जाएगा। ठीक है, और आगे ये -3t है, तो ये -3t आ जाएगा, और फिर आगे देखें कि ये हमारे पास -3t और ये -t, -40 बन जाएगा, -40 बन गया, और बाकी ये देखें 3 और +2 5 और 1 6 और +6 बन जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 2y। y की वैल्यू देखें तो 2 से उधर जाके सभी को डिवाइड करवा दूंगा, तो ये आ जाएगा 3/2 c1 e की पावर 40, और ये 2 से डिवाइड हो कैंसिल हो गया, आ गया -c2 e की पावर -t, और यहाँ से आ जाएगा -2t और +3, और ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब हमें 2 कंडीशंस दी गई थी साथ, अब हम उसको यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखें, ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हम कंडीशन पे चलते हैं, तो ये हमें कंडीशन दी गई थी, अब इन कंडीशन को मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको भी कॉपी पेस्ट करके उधर लेके जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास होगी कॉपी, और इन कंडीशन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस आएंगी पेस्ट, ये वाली। अब ये देखें कि इसको ही हम यूज़ करेंगे अब इनमें। तो ये x की वैल्यू थी, यानी कि x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू ये वाली लिखी हुई है ऊपर। ठीक है, ये x की वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली x की वैल्यू। तो x की वैल्यू में जब हम पुट करेंगे तो x का फंक्शन किस में है, t में है। x की वैल्यू में दोबारा लिखने लगा हूँ, s इज़ ए फंक्शन ऑफ t इज़ इक्वल टू c1 e की पावर 40। ठीक है, और प्लस c2 e की पावर -t, और फिर आ जाएगा हमारे पास +3t -2। ठीक है, ये इसकी है,
और अगर y की बात करूँ y वाले की, तो y वाले की हमारे पास y ऑफ y जो है वो t में फंक्शन किसके इक्वल आएगा, 3/2 e की पावर 3/2 c1 e की पावर 3/2 और c1 e की पावर 40, और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस c2 e की पावर -t, और फिर आ जाएगा हमारे पास -2t प्लस 3 आ गया। जब यहाँ पे t0 सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि t0 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ 0, ठीक है, और इज इक्वल टू c1 e की पावर 0 बन जाएगी जो कि 1 होता है, प्लस c2 e की पावर 0 हो जाएगी जो कि 1 होता है, और प्लस ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ 0 होगी और -2 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x ऑफ 0 की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ये 0, यानी कि ये चीज़ तो हमारे पास 0 हो गई, तो ये 2 इधर आकर प्लस हो गया, तो यहाँ से बन गया c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 2 बन गया, ठीक है। ये हमारे पास एक डिब्बा बन गया, डिब्बा। तो अब यहाँ से देखें, तो ये t की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये t ऑफ 0 y ऑफ 0 ये बाई 3/2 बन जाएगा, और c1 बन जाएगा साथ, क्योंकि ये तो हमारे पास e की पावर 0 बन जाएगा जो कि 1 होता है, ये माइनस c2 बन जाएगा, और माइनस ये चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये हमारे पास 0 को अप्रोच कर गया, और ये आ जाएगा प्लस 3। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ये देखें हमें गिवन है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, और 3 इधर आके -3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3c1 -2c2, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2, एलसीएम भी हमने ले लिया। तो आगे इसको देखें, ये चीज़ 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हमारे पास बनेगा 3c1 -2c2 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक डब्बा आ गया, एक ये डब्बा, अब इन दोनों को ना साइमल्टेनियसली हम सोल्व करेंगे, तो देखें ये हमारे पास डब्बा आया 3c1 -2c2 और इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इसको ना अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं, तो ये 2c1 -2c2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5c1 इज इक्वल टू 6, तो c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5, 6/5। अब ये वैल्यू जो है आप 6/5, अब ये वैल्यू जो आप है इसमें पुट करें c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 2 में, यानी कि इस वाली चीज़ में पुट करें, तो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c2 इज इक्वल टू 2 माइनस c1, तो c1 की वैल्यू क्या है 6/5 है, तो यहाँ से एलसीएम देंगे तो ये आ जाएगा 5 एलसीएम आ गया, यहाँ से आ गया 10 - 6, तो यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई 4/5। अब ये c1 और c2 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं इन y और x वाले में, तो चलिए जी हम पुट करते हैं। देखें यहाँ पे ना c1 और c2 की वैल्यू, यहाँ पे c1 की वैल्यू, यहाँ पे c2 की वैल्यू, ठीक है, और बल्कि इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जब हमारे पास ये ऑप्शन है तो सही ना, बल्कि नहीं ये कॉपी नहीं, वैसे यहाँ से हम इसको उठा के लेके जाते हैं नीचे, ठीक है, कॉपी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट, तो ये हमारे पास y की वैल्यू, और x की वैल्यू कौन सी आई थी हमारे पास, ये वाली थी ना, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी, कॉपी, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से c1 और c2 की जगह पे हम उनकी वैल्यूज़ रख देंगे, तो ये हमारे पास आएगी, c2 को मिटा दिया और c1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे भी c1 और c2 की जगह पे उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, तो ये हमारे पास आएगा, c1 की वैल्यू कितनी है 6/5 है, तो 6/5 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4/5, 4/5, यहाँ भी 6/5, 6/5, और यहाँ भी 4/5, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो 2 3 बार 6, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9/5, ठीक है। तो ये हमारे पास y आ जाएगा 9/5 e की पावर 40 और -4/5 e की पावर -t और -2t प्लस 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करना ही हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं, तो यहाँ पे y और x का हमने आंसर फाइंड किया t की टर्म में, और इसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर समझ आई होगी। किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन करने के साथ ही अपनी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज़।